Lok Sabha has passed Jammu Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 and Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023। इसके अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये लोकसभा में पास हो चुका है जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। 114 सीट्स माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, ठीक है। तो उसके असेंबली का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसके अंदर बताया गया है। तो क्या बोला गया है, द रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली टू 114 फ्रॉम 107। 107 थे पहले सीट, अभी उसको 114 की गई है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के लिए। 9 सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई है, ठीक है। उसके बाद इट आल्सो एम्पावर द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट द 3 मेंबर्स टू असेंबली एंड द 2 मेंबर्स फ्रॉम द जम्मू कश्मीर फ्रॉम द कश्मीर माइग्रेंट कम्युनिटी, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वहाँ के, उनको पावर होगी 3 मेंबर्स को असेंबली में नॉमिनेट करने की। 2 मेंबर्स फ्रॉम द, उसके अंदर के दो लोग जो होंगे वो कश्मीर की माइग्रेंट कम्युनिटी के होंगे, एंड 1 नॉमिनी बीइंग वुमन, और उनमें की एक वुमन होगी, and 1 member among the people from Pakistan occupied Kashmir who took the refuge in India following the wars with Pakistan in 1947, 1965, 1971। तो इसमें का एक बंदा होगा, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से जो रेफ्यूजी इंडिया के अंदर आए उनको वो सीट दे सकते हैं, जो कि तो 3 जंगी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947, 1965, 1971 के अंदर में। The reservation bill seeks to replace the term weak and underprivileged classes, social class in the Jammu and Kashmir Reservation Act 2004 to other backward classes। तो सिंपल सी बात है, ओबीसी टर्म यानी यहाँ पे डाला है, जो कि 2007 2004 के जो एक्ट था उनका, रिजर्वेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, उसके अंदर क्या टर्म यूज किया गया था, वीक एंड अनप्रिविलेज क्लासेस, सोशल कास्ट। तो उसकी जगह ये टर्म यूज किया जाएगा। अभी ये लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में नहीं हुआ है। अब ये बिल नहीं बनाई, ये अभी ये बिल है, एक्ट नहीं बना है, ठीक है। जब एक्ट बनेगा तो पूरा इसका डिटेल में आएगा, तब भी देखेंगे, लेकिन ये सारी चीजें याद रखिए। उसके बाद गवर्नमेंट नीड्स लैटिट्यूड टू मेक पीस से द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड का मतलब थोड़ा फ्रीडम चाहिए, गवर्नमेंट नीड्स फ्रीडम टू मेक पीस। तो ये इन्होंने बोला, ये एक्चुअली जो केस है वो आसाम से रिगार्डिंग है। तो वहाँ पे जब राजीव गांधी गवर्नमेंट ने आसाम अकॉर्ड साइन किया था 1985 में, तो उसके रिगार्डिंग है। तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट कभी प्रेशर में आके या फिर लोगों को शांत करने के लिए कुछ निर्णय लेती है, तो वो यहाँ पे बात की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ठीक है। क्या बोला है देखेंगे, नथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड नथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड गिवन द लीवे इफ द कॉम्प्रोमाइज इज नेसेसरी टू सेव द नेशन। अगर देश को बचाने की बात होगी तो गवर्नमेंट को फ्रीडम होना चाहिए कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सके। से द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ऑन वेनसडे दैट द Assam Accord of 1985 and the new citizenship regime which follow its wake might have been an adjustment reached by the Rajiv Gandhi government to calm the waves of violent anti-immigrant protest that rolled over the northeastern region for the years and threatened the नेशनल स्पेस। इसका हिस्ट्री क्या है, असम के अंदर जब इन्फ्यूजन हो गया था, मतलब बहुत सारे बांग्लादेशी वहां पे आके रुक रहे थे। 1971 के वॉर के पहले भी इन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। 1971 के वॉर जब हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, उसके अंदर बांग्लादेश एक अलग देश बोल के उभर के आए। तो उस टाइम पे बहुत माइग्रेंट्स थे जो बांग्लादेशी थे, जो कि इंडिया के असम के अंदर आके शिफ्ट हो गए। तो उनके एजिटेशन ये था कि असम के लोगों का कि भाई हमारे जो राइट्स है वो नहीं हो रहे, हमें हमारी चीज़ों के ऊपर हक नहीं मिल रहा, रिसोर्सेज के ऊपर। अभी आप ये लोग माइग्रेंट आ गए तो इनकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। तो उस टाइम पे बहुत राइट्स हो गए थे। तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने असम अकॉर्ड साइन किया वहाँ की जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ, और इसके रिगार्डिंग ये बातचीत की गई है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसके लिए पीस लाने के लिए ये किया गया था। यू मस्ट गिवन द गवर्नमेंट दैट एटीट्यूड इवन टुडे, ये फ्रीडम आपको गवर्नमेंट को अभी भी देना चाहिए। देयर आर स्टेट्स इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न affected by the insurgency and violence। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेडिंग द बेंच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हेड करते हुए उन्होंने बेंच किया, बात की है। द बेंच वॉज हियरिंग अ सीरीज ऑफ पिटिशन फाइल्ड बाय द इंडिजिनियस ग्रुप्स फ्रॉम द आसाम
which challenged section 6A of the Citizenship Act of 1955। तो बहुत सारे पिटिशनर से आसाम से उन्होंने केस फाइल किया और वो चैलेंज करते सेक्शन 6A को, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। पिटिशनर्स का क्या क्या क्लेम है? क्लेम द प्रोविजन बिकम अ beacon for more migrant infiltration into Assam, leading to the destruction of local culture identity। ठीक है, मतलब ये एक दीप स्तंभ के जैसा हो चुका है ये जो ये 6A है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, मोर फॉरेनर्स आके आसाम के अंदर रह रहे हैं और लोकल कल्चर को इसकी वजह से खतरा है, मतलब आइडेंटिटी को खतरा हो रहा है, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो ये केस का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, जब आएगा तब देखेंगे। बस ये अभी इतना केस चल रहा है, इतना ही समझ के रखिए, ठीक है। देखो एडिटोरियल में ये पूरा पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग है, 2024 बैटल पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कांग्रेस से रिगार्डिंग है, पॉलिटिक्स तेलंगाना के अंदर वो कैसी पॉलिसीज लाएंगे उससे रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे भी ये भी थोड़ा पॉलिटिकली आर्टिकल है। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अंदर रिडक्शन लाया है, मतलब पॉवर्टी कम की है, ये की है। इसके अंदर बहुत पॉलिटिकल एंगल नहीं है, लेकिन कुछ डाटा है वो देखेंगे अपन, जो अपने एग्जाम के काम आएगा, ठीक है। वैसे ये भी डिस्कस करने जैसा नहीं है, पढ़ेंगे, मतलब इसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक डाटा है, कुछ ऐसा एनालिसिस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जाती है कि सैमुअल जॉनसन का एक कोट है, ही इज अ एसेइस्ट एंड प्रोफाउंड लिटरेरी क्रिटिक। उन्होंने बोला है, पॉवर्टी इज अ ग्रेट एनिमी टू ह्यूमन हैप्पीनेस, इट सर्टनली डिस्ट्रॉय लिबर्टी and it makes virtues impracticable and other extremely डिफिकल्ट, ठीक है। तो बोला पॉवर्टी एक ऐसी बीमारी है जो, या फिर ऐसी एक चीज है जिसकी वजह से आदमी की खुशी का वो शत्रु है, और ये डिस्ट्रॉय द लिबर्टी, ठीक है। और जो वर्चूज की बातें होते हैं, जब पॉवर्टी होता है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप वर्चूज की बातें करते हो तब, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है। तो इसकी वजह से क्या करना चाहिए, इसके शार्प कॉन्ट्रास्ट में क्या बोला है, पॉवर्टी को अपन कैसे रिलेट करते हैं, वी रिलेट इट विद द रिसोर्सेस टर्म ऑफ इनकम्स। इससे रिगार्डिंग अपन इसको रिलेट करते हैं कि अपन बोलते पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहा, सब्सिस्टेंस मतलब अपना बेयर सब्सिस्टेंस, मतलब उसको डेली नीड्स भी उसकी कंप्लीट नहीं हो रहे, तो उसको बोलेंगे पॉवर्टी। तो इससे भी बहुत बड़ी टर्म होती है पॉवर्टी, सिर्फ एक ही एंगल में नहीं होती है। तो ये यहाँ पे राइटर ने बोलने का काम किया है। तो अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है फोकसिंग ऑन द कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनिंग, ये दो चीजें करके अपन पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं। तो कैपेबिलिटीज क्या होती है, आर द एबिलिटीज टू डू दिस और दैट इन अ फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट, फंक्शनिंग रिफ्लेक्ट अचीवमेंट्स, ठीक है। तो एक फ्रीडम होना चाहिए कुछ भी चीज करने का, एक फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट उसको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो अपन बोलेंगे उसके पास कैपेबिलिटीज है, ठीक है। तो अभी जो नीति आयोग का एक इंडेक्स आया है, नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेसिव रिव्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, अ प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023, ठीक है। इससे पहले राइटर ने क्या बताया कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, seized upon the capabilities to construct overall measures of human development with uniform weights of 3 components। तो इन्होंने 3 कंपोनेंट्स के ऊपर ये इंडेक्स बनाए, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है। उसकी मेथोडोलॉजी यूज करके फिर नीति आयोग और यूएनडीपी ने कंबाइन होकर एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम यही है, एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और प्रोग्रेस रिव्यू ऑफ 2023, ठीक है। ये रिप्लिकेट, ये पूरा रिप्लिकेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट रिपोर्ट का ही, ठीक है। तो उनकी कौन सी रिपोर्ट, उनके रिपोर्ट का क्या नाम है, यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम का, मेकिंग आवर फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। वो रिलीज हुई थी 7 नवंबर 2023 को, ठीक है। तो उसके अंदर जो फ्लॉज है वही इस नीति आयोग के रिपोर्ट के अंदर भी फ्लॉज आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो उन्होंने बोला है कि जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2023 ने जो बताया है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी एकदम कम हुई है, ठीक है, मतलब आधी हो गई है, जो कि 2015-16 के अंदर 24% थी, अब 2019-21 में 14% हो चुकी है, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। और फिर उन्होंने क्या बोला है,
द रिडक्शन ऑफ 9.89%, मतलब जो रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के अंदर 9.89%, उसी को अपन बोलेंगे 135 मिलियन पीपल्स, मतलब इतने लोग पॉवर्टी से बाहर आए 2015-16 के रेशो को अगर पकड़ोगे आप। जो देखिए 2015-16 के अंदर 24% लोग पॉवर्टी के अंदर थे, 2019-21 में 14% लोग पॉवर्टी के है, मतलब कितना रिडक्शन हुआ 9.89%। तो ये जो 9.89% है वो 135.5 मिलियन पीपल्स के इतना है, तो इतने लोग पॉवर्टी से बाहर आए, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि सबसे पहले जो इसका कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है उसके अंदर फ्लॉज है। तो सबसे पहला फ्लॉज उन्होंने ये बोला है कि जो डाटा लिया गया है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th एंड 5th का लिया गया है, ठीक है। तो फिर राइटर यहाँ पे बोला है, राइटर ने, कि जो डाटा कलेक्ट किया है उनके 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 अकाउंटेबिलिटी पे ही शक है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टर था उसको सस्पेंड किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी पॉलिटिकल बातें हो जाती हैं, ये अपन ऐसे एग्जाम पे तो नहीं लिख सकते कि ये अपने गवर्नमेंट का डाटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अपने डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का डाटा है। तो व्हेन वी रेज द क्वेश्चन ऑन दैट डाटा ओनली, तो इट्स गेट डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जब आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5 का डाटा ले रहे थे, तब उसी टाइम पे आपको नेशनल सैंपल सर्वे का 75th राउंड का भी डाटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का उसके साथ लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लिया गया, ये बात यहाँ पे बोली गई। उसके बाद 2019 2020-21 के अंदर कोविड पैंडेमिक का इफेक्ट हुआ, तो उसके वक्त रिवर्स माइग्रेशन हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल गांव, मतलब मेट्रो सिटीज से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो उसका भी जीडीपी के ऊपर डिक्लाइन हुआ, ठीक है। जैसे कि जीडीपी फिर डिक्लाइन हो ही रही थी कोविड-19 आने से पहले। 2015-16 के अंदर जो 8% जीडीपी थी, जो 2019-20 में कोविड-19 आने के बाद 3.78% हो गई, और 2020-21 के अंदर तो एकदम -6.60 हो गई। तो ये सारे इफेक्ट इन्होंने कैलकुलेशन में नहीं पकड़े, ये यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो एक कोवेरिएंस का एक फंक्शन होता है मैथ के अंदर, फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोवेरिएंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं दैट कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ गिवन स्टैटिस्टिकल ट्रायल बट विच इज नॉट अ डायरेक्ट इंटरेस्ट। तो वो, लेकिन वो डायरेक्ट इंटरेस्ट में नहीं होते, लेकिन वो इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर। सिंपल सी बात याद रखो। तो ये जो मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स है, तो इसके अंदर ऐसे कौन से कोवेरिएंट्स हैं ये बताया गया यहाँ पे, जैसे कि पर कैपिटा स्टेट इनकम, उसके बाद शेयर ऑफ क्रिमिनल्स अमॉन्ग द स्टेट एमपीज, उसके बाद द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अनहेल्थी एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर, अनऑब्जर्व रेट ऑफ फिक्स इफेक्ट्स। तो ये सारे कोवेरिएंट्स है, अगर ये कम ज्यादा होते तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि अगर रिडक्शन होता है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर, डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर, तो इसका मतलब है आपकी स्टेट की इनकम बढ़ चुकी है। सही बात है, स्टेट की इनकम बढ़ेगी तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स कम होगा, ठीक है, मतलब कम दिखेगा। बट अगर डिक्रीज इनकम डिक्रीज ड्रास्टिकली, पीएमआई स्पाइक्स, तो अगर लेकिन गवर्नमेंट का ही जो इनकम है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब है पॉवर्टी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है, मतलब ज्यादा लोग गरीबी के अंदर फंस चुके हैं, ठीक है। सिंपल सा ये रिलेशन यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद अगर अर्बन लोकेशन का भी इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 1% इंक्रीज इन द अर्बन लोकेशन रिजल्ट इन 0.90% इंक्रीज इन एमपीआई। तो ये रिलेशन उन्होंने बताया कि कोवेरिएंट्स का इसके ऊपर कैसे होता है। रिवर्स माइग्रेशन का भी एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो फिर जो क्रिमिनल केसेस चालू है उसका भी डाटा इन्होंने यहाँ पे दिया गया है कि 2019 के जो जनरल इलेक्शंस हुए उसके अंदर 43% ऑफ जो एमएलएज है, एमपीज है, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 43% उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। 2014 के जनरल इलेक्शन के अंदर 34% था, 2009 के अंदर 30% था क्रिमिनल बैकग्राउंड एमपीज का, और 2004 के अंदर 24% था। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, अपन कहीं भी एग्जाम पे लिख सकते हैं। सिंपल सा 24 के परसेंट कब था? 2004 में, 30% 2009 में था, 34% 2014 में था, और 43% 2019 के अंदर था, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अगर ये कोवेरिएंट्स कम ज़्यादा होते तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल दिया गया है फिर लास्ट के कंक्लूड करते हुए, तो वो अपने काम का नहीं है। नेविगेटिंग द यूएस चाइना रिलेशनशिप, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्ट शी जिनपिंग held a meeting
दे आर सेकंड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन द 15 नवंबर। ठीक है, सेकंड मीटिंग हुई नवंबर 15 में उनकी, ऑन द साइडलाइन ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन में उनकी मीटिंग हुई। देयर एम वाज टू रिजरेक्ट अ बायलैटरल रिलेशनशिप दैट इज नाउ at its lowest point since the Washington and Beijing established diplomatic ties in 1979। ठीक है, रिजरेक्ट मतलब मरे हुए आदमी को जिंदा कर देना। ठीक है, रिजरेक्शन डे बोल के एक डे आता है, तो वहां पे ये बोलते कि कब्र के अंदर के आदमी फिर जिंदा हो जाएंगे। तो रिजरेक्ट हो, इनको भी इनके जो रिलेशंस मर चुके हैं उनको फिर से उनको जिंदा करना है। उन्होंने सबसे पहली बार चाइना और यूएसए ने 1979 के अंदर बायलैटरल रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे, ये बात याद रखिए। तो इसके की पॉइंट्स क्या बोलते हैं, द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम ऑफ द मीटिंग बिटवीन द टू कंट्री वाज टू डिसीजन टू रिस्टोर द मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन। तो ये सबसे बड़ी इस मीटिंग का आउटकम है, मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन को रिस्टोर किया गया बिटवीन द टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, क्रिटिकल टू प्रिवेंट द पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक मिसकैलकुलेशन। Washington and Beijing are leveraging their own areas of strength to inflict the maximum damage on the others। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं इसके अंदर, इतना याद रखिए कि ये दोनों की बातचीत हो रही है, ये सेकंड टाइम बातचीत की है उन्होंने, और फिर मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन इन्होंने रिस्टोर किया। ठीक है, इंडिया रिमाइंड्स द म्यांमार टू रिटर्न टू फेडरल डेमोक्रेसी। देखिए क्या हुआ, 1 फरवरी 2021 के अंदर जो म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ था, तो उसके अंदर मिलिट्री जिसको जुंटा बोला जाता है, तो वहाँ की जुंटा ने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उसको ओवरथ्रो किया और खुद एस्टेब्लिश की उन्होंने खुद की गवर्नमेंट। तो उसके बाद से फिर वहाँ पे जो आर्म रेजिस्टेंस दिया गया है मिलिट्री गवर्नमेंट को बाय द सिविलियंस, तो अभी वो बढ़ चुका है, एस्केलेट हो चुका है। तो उसके ऊपर इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया रिमाइंड्स म्यांमार टू रिटर्न टू द फेडरल डेमोक्रेसी। उन्होंने बोला फिर से आप डेमोक्रेसी में आओ, मिलिट्री रूल खत्म करो। फॉलोइंग द इंटेंस फाइटिंग थाउजेंड्स ऑफ म्यांमारीज nationals including the former military personnel sought refuge in India। The Minister of External Affairs बागची जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या बोला, एक्सप्रेस डिस कंसर्न्स ओवर द कॉन्फ्लिक्ट इन द नेबरिंग कंट्री। तो म्यांमार के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अ कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड बिटवीन द आर्म रेजिस्टेंस ग्रुप्स एंड द म्यांमार मिलिट्री इन द चीन, शान एंड सागाइंग प्रोविंस। ठीक है, तो ये 3 प्रोविंस के अंदर मिलिट्री रेजिस्टेंस मिल रहा है, आर्म रेजिस्टेंस मिल रहा है उनको। इंडिया ऑन वेडनेसडे रिमाइंडेड द म्यांमार टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ फेडरल डेमोक्रेसी। तो उन्होंने बोला आप फेडरल डेमोक्रेसी में आओ। वो मैसेज वॉज डिलीवर्ड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वत्रा who held the foreign office consultation with the Myanmar delegation led by the deputy foreign minister of Myanmar। ठीक है, तो उनके साथ इन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये बोला कि आप डेमोक्रेसी में वापस आ जाओ। बोथ साइड हेल्ड द डिस्कशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज कवरिंग द सिचुएशन along the border, security and trade, commerce, connectivity and status of bilateral development projects in the Myanmar। The concerns remain to the transnational crimes। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। जो ट्रांसनेशनल क्राइम मतलब दो देशों के बीच में जो क्राइम्स हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे कुछ काम करके यहाँ पे आके छुपना, उसको बोलेंगे ट्रांसनेशनल क्राइम्स। ठीक है, म्यांमार के सिटीजन ने इंडियन सिटीजन को मारा, फिर वापस म्यांमार में जाके छुप गया, तो उसको बोलेंगे ट्रांसनेशनल क्राइम्स। द इंडियन साइड रिट्रीटेड इट्स सपोर्ट टू द म्यांमार फॉर द ट्रांजिशन टुवर्ड द फेडरल डेमोक्रेसी। इंडिया ने बोला कि आप जाओ यार डेमोक्रेसी जाओ, इंडिया देखो इतनी मस्त डेमोक्रेसी, आप भी डेमोक्रेसी जाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। The Indian side said it continued to support the people-centric socio-economic development projects, including the connectivity projects under the Rakhine State Development Program and Border Area Development Program for the benefit of people of Myanmar। ठीक है, तो इसको इंडिया ने सपोर्ट किया है, 2 प्रोजेक्ट्स को नाम याद रखें, राखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ म्यांमार पीपल्स। तो ये इंडिया ने बातचीत की है यहाँ पे। AICTE to regulate the BBA and BCA programs with the curriculum vetted by the experts। vetted मतलब स्कैन किया है, एक्सपर्ट ने इसको बनाया। The undergraduates courses such as the Bachelors of Business Administration and Bachelor of Computer Application will be regulated by All India Council of Technical Education from 2024 to 2025। तो अगले साल से ये इसको रेगुलेट करेंगे, यही इतनी सी न्यूज़ है यहाँ पे। AICTE released its new approval process handbook on Wednesday, which remain valid for the 3 years from 2024 to 2025।
26 तक, ये 3 साल तक ही वैलिड रहेगा, एक हैंडबुक उन्होंने बनाया। The AICTE also laid the norms for the granting autonomy to the polytechnic colleges from next year। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को ग्रांट देने के लिए भी उन्होंने, ऑटोनॉमी देने के लिए उन्होंने एक नॉर्म्स बनाए। ठीक है, यूनिसेफ ऑफिशियल कंडेम द सेक्सुअल वायलेंस इन द हमास अटैक। ठीक है, हमास ने जो 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर अटैक किया था, उसमें उन्होंने बहुत सेक्सुअल क्राइम्स किए, ऑफेंसेस किए अगेंस्ट द इजरायली वुमेन्स, तो उसके निंदा की यूनिसेफ ने। और हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी condemn on the Wednesday the act of sexual violence committed against the woman during the Hamas October 7 अटैक ऑन इसराइल। ठीक है, अक्टूबर 7 में जो अटैक किया था उसे उन्होंने निंदा की। डिटेन द इजराइल प्रोटेस्टर रेप्ड सेक्सुअली असॉल्ट से द एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, तो उन्होंने क्या बोला, द मेंबर ऑफ इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस रेप्ड and used other forms of sexual violence against the women and the men detained in the crackdown on the national protest that erupted in 2022. Amnesty International said on Wednesday. Amnesty said the recorded 45 cases of rape or the sexual violence against the protesters। तो देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है वुमेन्स फ्रीडम के लिए, तो जो हिजाब मूवमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रिक्ट लॉज है वहाँ पे एक मॉरल पुलिस बोल के इलेक्ट की गई है, और वो रोड के अंदर ऊपर घूमती है, और जो वुमेन्स जो फॉलो नहीं करती है इस्लामिक जो शरिया है उनका ड्रेस कोड जो है, तो उनको अरेस्ट करते हैं, उनको पनिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें वो करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें हिजाब नहीं पहनना है, हमें बुरखा वगैरह नहीं पहनना है, तो इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उसके अंदर जो जो लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, डिटेन किया था, उनके ऊपर वो अट्रोसिटी कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है, मैंने नहीं बोला। ठीक है, उसके बाद एज ए यूक्रेन वॉर ग्रांट्स पुतिन विजिट सऊदी अरेबिया यूएई। बहुत इसका वीडियो देखा होगा आपने, पुतिन की एंट्री जाओ यूएई के अंदर हुई तो बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया उनका, फ्लैग्स वैग्स पकड़ पकड़ के बहुत उनकी मिलिट्री पर्सनल्स खड़े थे, इतना तो मोदी जी को भी सम्मान नहीं दिया गया था। ठीक है, तो क्या करना चाहते हैं पता है क्या आपको, सऊदी अरेबिया यूएई, दे वांट टू शो दैट टू अमेरिका दैट वी आर नॉट योर, हम आपकी कठपुतली नहीं है और हम आपके इशारों पे काम नहीं करते, एंड वी आर एस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशंस विद पुतिन। ठीक है, अभी द रशिया इज एंटरिंग इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, सैंक्शन है रशिया के ऊपर, एंड दे वांट टू एस्टेब्लिश न्यूली रिलेशंस व्हिच विल नॉट अफेक्टेड बाय द सैंक्शंस पुट बाय द यूएसए एंड इट्स अलाइड ग्रुप इंटरनेशनल फोरम्स। तो उसकी वजह से पुतिन गए सऊदी अरेबिया यूएई की विजिट के ऊपर। बातचीत ये भी हो रही है कि ये अगले साल इंडिया की विजिट पे भी आएंगे, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है। Russian President Vladimir Putin began his trip on Wednesday to Saudi Arabia and United Arab Emirates, hoping to shore up the support in the Middle East from the two major oil-producing allied to the US as his war on the UK रेन ग्राइंड्स ऑन। ठीक है, तो यही बोला गया है कि यूक्रेन के ऊपर, सॉरी यहाँ पे यूक्रेन लिखा है, इट्स वॉर ऑन द यूक्रेन ग्रेंड्स ऑन, जो यूक्रेन के ऊपर उनका वॉर चालू है, तभी भी उनको जो यूएस के दो अलाइज है यूएई है सऊदी अरेबिया, इनसे उनको सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो मीटिंग पे गए। ठीक है, एंड यही था इसकी न्यूज़ के अंदर। उसके बाद गूगल अनवील द जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ट्रेंड टू बिहेव लाइक ह्यूमंस। ठीक है, गूगल ने एक नया बनाया है जेमिनी। तो गूगल टेक्स नेक्स्ट लीप इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द लॉन्च ऑफ अ प्रोजेक्ट जेमिनी। एक प्रोजेक्ट जेमिनी उन्होंने लॉन्च किया, एन आर्टिफिशियल मॉडल ट्रेन टू बिहेव इन अ ह्यूमन लाइक वेज। एक आर्टिफिशियल मॉडल होगा जो ह्यूमन लाइक वेज के अंदर बिहेव करेगा। तो जेमिनी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, तो याद रखिए जेमिनी। द रोल आउट विल अनफोल्ड इन फेज, द लेस सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ जेमिनी कॉल्ड नैनो एंड प्रो will be immediately incorporated into Google's artificial intelligence powered chatbot Bard। ठीक है, एंड पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन। तो ये दो चीज़ों के अंदर चैटबॉट बार्ड और गूगल पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन के अंदर इसको, जो इसके सोफिस्टिकेटेड वर्जन है नैनो एंड प्रो, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बस इतना ही इसमें अंदर याद रखिए। द जेमिनी बिगेस्ट advances won't come until early next year when the ultra model will be used to launch the Bard Advanced juiced version of chatbot। ठीक है, जो गूगल का चैटबॉट बार्ड है उसका एक एडवांस वर्जन लाने वाला गूगल अगले साल, तभी इसका एक अल्टीमेट अल्ट्रा वर्जन अपने को मिलेगा जेमिनी का, जो फुल फेज में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है,
तो ये गूगल से रिलेटेड न्यूज़ है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप स्वैग यूपीएससी ओनली टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। एंड वन मोर थिंग, 170 डेज बचते हैं आज से अगर आपको यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम देनी है, सिविल सर्विस एग्जाम की। तो प्लीज़ बी डेडिकेटेड टू योर स्टडीज एंड योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।